थे वहाँ आई कि इस नृत्य को लीड कौन करेगा। अब क्योंकि हमने उसको 2 महीने में पूरी रिहर्सल करवाई थी, लोगों को सिखाया था, बताया था, और मैंने कहा जी किसी उनको लाइए जो देवता के सबसे बड़े प्रतिनिधि होते हैं, जो एक्सपर्ट भी हो। पर उन्होंने कहा कि ये तो एक जो गिनीज बुक वालों का नियम है उसके अनुसार करना पड़ेगा, इसलिए आप उसको लीड करेंगे। अब देखो नाटक की क्या विशेषता है, एक व्यक्ति 10,000 लोगों को लीड कर रहा है और एक स्टेप में करवा रहा है। ये सबसे बड़ी खूबी है हिमाचल की नाटक की। दूसरे प्रकार के डांस है हमारे लोअर हिमाचल के। लोअर हिमाचल में जेंट्स का डांस तो बहुत कम है, लोग भी कभी कभी नाचते हैं लोग मंडी में। अदरवाइज वहाँ गिद्धा चमाकड़ा यही वहाँ प्रमुख है। बेशक आप बोलते हैं कि बिलासपुर नृत्य है, परंतु वो भी गिद्धा का एक रूप है। कांगड़ा की चमाकड़ा भी गिद्धा का रूप है, सोलन का गिद्धा भी वैसे ही है। लोअर हिमाचल में सारा और सारे जो गिद्धे हैं महिलाओं द्वारा नाचे जाते हैं, पुरुष उसमें नहीं नाचते। और ये भी देखते खूबसूरत परंपरा है कि महिलाओं ने उन संगीत को, उस नृत्य को जीवित रखा। अभी जैसे लाने की बात कर रहे थे, लाने में महिलाएं गाती हैं उसको, और यही लाने निचले हिमाचल क्षेत्र में वो गाते हैं, महिलाएं गाती हैं और विवाह शादी में गाते हैं। विवाह गीतों का एक रूप है लाने। पूजा के समय या विवाह के समय जब तक वो गावड़ियाँ नहीं गाई जाती तब तक वो गीत शादी पूरी नहीं हो जाती। यानी कि जब से लड़की और लड़के का रोका होता है तब से लेकर विवाह के अंत तक लगातार अलग अलग प्रकार के गीत गाए जाते हैं और अलग अलग प्रसंगों पर उसी के अनुसार गाए जाते हैं। कौन कहता है कि लुप्त हो गए, क्योंकि वो विवाह उसको लुप्त होने नहीं देगा। एक बुजुर्ग महिला चली भी गई, उसके अगली पीढ़ी उसी को सीखती, सुन के और वो आगे उसको चला रही है, बरसों से चला आ रहा है। ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है कि हमारे लोकगीत, लोक नृत्य, लोक संगीत खत्म होने वाला है। और फिर सबसे अंत में जो मैंने बात की देवी देवताओं पर, हिमाचल प्रदेश का जो भी पूरा ढांचा है, यहाँ 2 प्रकार के देवता हैं, एक चलते देवता, एक बैठे देवता। लोअर हिमाचल में गुग्गा के सिवाय सारे बैठे देवता हैं, चाहे ज्वालामुखी मंदिर में लोग, चाहे छिन्नमस्तिका का लोग, चाहे चिंतपूर्ण में लोग, चाहे ब्रजेश्वरी लोग, जो भी देवस्व लोग, सारे बैठे देवता है, वो चलते नहीं कहीं। और ऊपरी हिमाचल में वो सारे चलते हैं, कंधों पर चलते हैं, रथों के रूप में चलते हैं, पालकी के रूप में चलते हैं। आप किन्नौर से लेकर आप चंबा तक देखिए, जो चलते देवता है इन्होंने सबसे ज्यादा संस्कृति को पोषित करके रखा हुआ है। जैसे उन्होंने कहा कि देवता ही मेले का आरंभ करते हैं, मेले होते ही देवताओं के। किसी समय उन्होंने इनका शुरुआत की, या उनका कभी जन्मदिन दिवस होता है, या जिस दिन वो प्रकट हुए उस क्षेत्र में किसी न किसी रूप में, मुखौटे के रूप में आए, जिस भी रूप में आए हैं उसको वो जन्मदिन मनाते हैं। और वो सबसे बड़ा त्यौहार होता है देवी देवताओं का। और शुरू में तो थोड़े रूप में शुरू होगा, धीरे धीरे वो आज बढ़ता गया। और एक चिंता इनकी सच में है कि मेले त्यौहार में जो सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है आज की डेट में, वो कला मंच को दिया जाता है आयोजकों द्वारा, जिसमें पंजाबी गायक आएंगे, दिल्ली के गायक आएंगे, 1-2-4 गाने वाले हिमाचल के बड़े बड़े गायक माने जाते हैं अपने आप को, उठ प्रांग गा के चले जाते हैं। देवी देवताओं के देव परंपरा के पीछे उसको कोई ध्यान नहीं होता। जो नाटियाँ हम रात रात भर नाचते हैं वो नाटियाँ गायब हो गई, खत्म हो गई। इनके बारे में हमें सोचना पड़ेगा, आयोजकों को भी सोचना पड़ेगा कि इन चीज़ों को जैसे जैसे हम रिवाइव करेंगे संरक्षण अपने आप होता जाएगा। जहाँ जहाँ कमियाँ पड़ रही हैं उनको कैसे ठीक किया जा सकता है। और अंत में क्योंकि समय ज़्यादा हो गया है, बस मैंने एक बात पे इनकी बात रखनी थी, आगे बढ़ानी थी। मैं ज़्यादा ना कहता हुआ आप लोगों से भी अपील करूँगा, खासकर यहाँ मैक्सिमम लोग साहित्यकार हैं, लेखक हैं और बच्चे हैं।
साहित्यकार और लेखकों ने इन चीज़ों को पुस्तक के माध्यम से, लेखन के माध्यम से सुरक्षित रखना है, संरक्षित करना है। पुस्तकों के माध्यम से सुरक्षित रहेंगे। कम से कम 100 साल बाद वो पुस्तक कोई बच्चा पढ़ेगा तो कम से कम उसको 100 साल पहले का इतिहास तो पता चलेगा। इतिहास स्वतः बन जाएगा वो। आज हम जो लिखते हैं वो 4 साल बाद इतिहास है, उस वक्त ये होता था। आज से 100 साल पहले बोगल ने एक पुस्तक लिखी, हिस्ट्री ऑफ पंजाबी स्टेट्स। आज हम सब उसका कोट करते हैं। इसलिए साहित्यकार का काम ये है कि जहाँ भी आप जाते हैं ओरिजिनल ढंग से गाँव में देखिए, मेलों को देखिए, विवाह शादी को देखिए, परंपराओं को देखिए, उसको लिपिबद्ध कीजिए। और दूसरा, जो नौजवान है, नई पीढ़ी यहाँ है, काफ़ी लोग, इनको चाहिए कि इन चीज़ों को देखें, नज़दीक से देखें, जानने की कोशिश करेंगे। जो बुजुर्ग हैं उनसे पूछें कि ये क्यों होता है, कैसे होता है, क्या होता है, इसका क्या फ़ायदा है। ये भी हमें देखना है कि लोक संस्कृति की बात तो हम करते हैं, उसका फायदे क्या है। ज़्यादा नहीं कहूँगा, सिर्फ एक ही बात कहूँगा, लोक संस्कृति का सबसे बड़ा फायदा है एक दूसरे को जोड़ना। समाज को जोड़ने का काम लोक संस्कृति करती है, उससे बड़ा फायदा और क्या होता है। बाकी फायदे तो अनगिनत है कि लोक संस्कृति के सेक्शन से उसको अपनाने से कितने फायदे हैं। एक दूसरे से जुड़ते हैं, हम ये लोग मिलते हैं, एक दूसरे के साथ उठते बैठते हैं, अपने दिल की बात कहते हैं और हल्का होकर के अपने घर जाते हैं। इससे बड़ा क्या सबूत हो सकता है देव संस्कृति या लोक संस्कृति के संरक्षण का। मैं अधिक नहीं कहता हुआ अंत में हमारे बीच में मुख्य अतिथि महोदय हैं, इनसे भी मैं अपील करूँ, क्योंकि सरकार में है ये, क्योंकि किसी भी प्रदेश की संस्कृति को बढ़ावा देना, उसको संरक्षण देना, विभाग को ज़्यादा से ज़्यादा फंड देना, ये सरकार का काम है। हम इनसे भी गुजारिश करेंगे कि भाषा विभाग को आप ज़्यादा से ज़्यादा बजट दीजिए। भाषा विभाग को ज़्यादा से ज़्यादा जो इनकी स्कीमें हैं संस्कृति को बढ़ाने के लिए, भाषा बोली को बढ़ाने के लिए, साहित्य को बढ़ाने के लिए, उसमें आप प्रेरणा का काम कीजिए, सुविधाएँ दें। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप हमारी बात सरकार तक भी पहुँचाएंगे। हम सबकी आवाज़ है, मेरी के लिए नहीं। और हिमाचल प्रदेश की संस्कृति जो समृद्ध है, समृद्धि रहेगी और इसमें कोई शक नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आज के इस कार्यक्रम के प्रथम सत्र का